आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी एक ऐसे जजमेंट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आपको 4 जजमेंट देखने को मिलते हैं। साथ ही इस केस में जो जजमेंट आया है ये भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया और इस केस में ये देखने को मिलता है कि भर भर के आरोप लगाए गए थे, जैसे कि इस केस में जो सेक्शन लगे हैं वो है 498A, जिसमें तमाम प्रकार के उत्पीड़न के आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन लगा हुआ है 294, जिसमें यह कहा जाता है कि अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई। और इसके साथ में 506 इसमें आईपीसी का सेक्शन जो लगा हुआ है, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि डराना, धमकाना, मारपीट करना, गंभीर धमकी देना, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसके साथ साथ इसमें पति के अलावा अन्य लोगों को इस केस में पार्टी बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आईपीसी की धारा 34 साथ में जोड़ दी जाती है कि ये सब के सब इस षड्यंत्र में शामिल है। इसके साथ साथ इसमें दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी जोड़ दी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 ये कहती है कि दहेज लेना और देना ये दोनों के लिए बनाई गई। तो इसमें इन लोगों ने दहेज लिया है और हम लोगों ने दिया है। और साथ ही इसमें दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 भी देखने को मिलती है, जिसमें यह कहा गया है कि ये लोग दहेज मांगते थे, दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे, दहेज के लिए धमकाते थे, दहेज के लिए मारपीट करते थे, दहेज के लिए छोड़ के रखा हुआ है, ये सब के सब दहेज लोभी है। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में तमाम आरोपों के साथ तमाम लोगों पर यह मामला दर्ज कराया गया, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया। किस आधार पर खत्म किया, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में आपको बताएंगे कि अगर इस तरीके के मामले हैं तो आप कुछ इस तरह से ऐसे मामलों को इतनी गंभीर धाराओं में, जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस केस में बच पाना मुश्किल है, फिर भी कोर्ट कह रहे कोई मामला नहीं बनता, इसे यहीं पर खत्म किया जाता है, आगे बढ़ाए जाना कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। आखिर क्यों? जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं मामले की तरफ। मामले को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत। इस मामले में 482 सीआरपीसी, जो अब वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 528 हो चुकी है, इसके अंतर्गत चुनौती दी गई थी। अब इस मामले में इस मामले में मामला आगे बढ़ता है, तारीख लगती है, कोर्ट इस मामले में सुनवाई करती है और सुनवाई जब मामले की करती है तो कोर्ट ये मानती है, यहाँ पर ये देखती है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 498A लगा हुआ है, मामला गंभीर पहले ही प्रतीत होता है। 506 लगा हुआ है, मामला गंभीर हो जाता है। 294 लगा हुआ है, मामला गंभीर है, एक महिला को गाली दिया, अभद्र गाली दी। इसके अलावा 34, अरे ये तो परिवार के लोग शामिल हैं इसमें, और मामला गंभीर हो गया। और इससे ज्यादा गंभीर मामला उस समय हो जाता है जब धारा 3 लग जाती है दहेज निषेध अधिनियम की, जिसे आप DP3 के नाम से जानते हैं। भाई ये तब लगती है जब ये वहां साबित हो कि इनने दहेज लिया है, तो लिया इनने इसलिए धारा लग गई, और ये लग गई तो बच पाना और नामुमकिन, क्योंकि अब तो साबित हो रहा है कि इनने दहेज लिया है। भाई दहेज लिया है, धमकाना चलो नहीं सबूत है, मारना पीटना नहीं सबूत है, गाली गलौज करना नहीं सबूत है, लेकिन दहेज की लेने की धारा तो तभी लगेगी ना जब साबित होता हो कि इन्हें दहेज लिया है। और साथ में ये और लगे कि दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे, तो इसमें दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 भी लग जाती है। तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1860 की तमाम धाराएं लगी इसमें, और इसके साथ साथ डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 की 3 और 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। अब इस मामले में कुछ इस प्रकार से होता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद में सुलह हो गया है। अब क्या किया इन दोनों परिवारों ने, देखा अरे
अब तो इसमें दहेज प्रतिशत अधिनियम 3 लगी है, तो इनके ऊपर भी केस कर देते हैं। भाई इन्हें दहेज दिया है, ये साबित कर रहे हैं, तो यहाँ पत्नी के परिवार वाले फंस गए, और भी पति ने 1-2 केस कर दिए। अब दोनों लोगों के ऊपर केस गुज्जम गुज्जा हो रहा है, इनने इधर से कर दिए, इनने इधर से कर दिए, दोनों के केस एक साथ आ गए, ये क्वैश कराने पहुंच गए। अब कोर्ट में मीडिएशन हो गया, मीडिएशन में कोर्ट ने कहा देखो भैया, तुम्हारे ऊपर भी केस है, तुम्हारे ऊपर भी केस है, तुमने दहेज दिया है इसलिए दोषी हो, तुमने दहेज लिया है इसलिए दोषी हो, अब तुम दोनों ही फंस रहे हो, क्या चाहते हो। अब दोनों ने सेटलमेंट कर लिया कि भैया तुम भी जेल हम भी जेल जा रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, ले दे के मामले को सुलटा लेते हैं। और यहां पर यही हुआ कि दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। तो कोर्ट ने यह कह दिया यहां पर कि दोष सिद्धि की अत्यधिक धुंधली संभावना को देखते हुए, अब देखो भैया, पुलिस को यहां पर सबूत दिख रहा है कि अपराधी हैं, दहेज दिया है इनने, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, दहेज दिया है ऐसा पुलिस को यहां पर अपनी आंखों से दिखाई देता है, लेकिन न्यायालय कहती ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, संभावनाएं धुंधली नजर आनी भैया, कुछ भी नहीं दिख रहा यहां पर कि अपराधी है। अरे ऐसी स्थिति में तो इस मामले को निरस्त कर देना चाहिए। और यहां पर कोर्ट इस मामले को विचारण को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, भैया नहीं रखना, यहीं खत्म करो, मामला खत्म। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षकारों के मध्य में समझौता हो गया। अब दोनों नहीं चाहते कि हमको केस लड़ना, क्योंकि दोनों को डर लग रहा, या फिर पैसे का सेटलमेंट हो गया, या फिर केस का डर लग रहा, या फिर ये समझ में आ रहा कि ना जाने कितने साल केस चलेंगे, तो बच्चों की लाइफ खराब होगी, तो इस कारण से सेटलमेंट कर लिया। उन्हें कोई भी कारण हो सकता है, आमतौर पर लेन देन या जब केस में फंस जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सेटलमेंट के लिए झुक जाते हैं, और यहाँ पर इनका आपसी सहमति से, म्यूचुअल सहमति यानी आपसी सहमति से सेटलमेंट हो गया। और कोर्ट ने यहाँ पर इस मामले को, यहीं पर कोर्ट ने कहा कि परिणाम था प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसके कतिपय अपराध गैर समन योग्य थे व परिणामगामी होने वाली सभी कार्रवाइयों को निरस्त कर दिया। जो समन निकले थे, एफआईआर अगेंस्ट चले गए थे भाई साहब, तो समन निकल गए, आओ भाई बेल कराओ, कोर्ट ने कहा अरे तो गैर जमानती वारंट इशू हो गए, चलो भैया ये भी कैंसिल, केस भी कैंसिल, सब कार्रवाइयां कैंसिल, सब खत्म, तुम्हारा समझौता हो गया। तो समझौते के आधार पर ऐसे केसेस को निपटाया जा सकता है। दोनों पक्षकारों के सारे केसेस एक सेटलमेंट डीड बना लीजिए और उसके आधार पर सभी केसेस यहाँ पर खत्म किए जा सकते हैं। सेटलमेंट डीड में ध्यान रहे तमाम टर्म कंडीशन होना आवश्यक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर 4 रेफरेंस इसमें लिए गए हैं। साथ ही जो जजमेंट आया है वो है जितेंद्र सिंह और अन्य लोगों के मामले में स्टेट ऑफ एमपी का ये मामला है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं मुकेश जैन, नमस्कार।